नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हमारे पास एक ऐसा मामला सामने आया है यूपी के चंदौली ज़िले का, जो कि पहले शादी होती है 4-5 साल पहले, और उसके बाद उस लड़की को परेशान किया जाता है कि आप अपने फादर से ये मांगो। ये दहेज देने के बाद भी उसकी लड़के की डिमांड इतनी बढ़ती गई है कि लास्ट में उस लड़की को अपनी जान दे के और जान देनी पड़ी। आखिर उसे सुसाइड बताया जा रहा है या उसका मर्डर किया गया है, ये हम जानना चाहेंगे। तो अब हम बात करेंगे उनके मौसेरे भाई प्रिंस जी हमारे साथ, जो कि उनके मौसेरी भाई हैं। तो ये इनसे पूछेंगे क्या है पूरा मामला। मेरा नाम प्रिंस शर्मा है और पेशे से मैं एडवोकेट हूँ। रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ये मामला मेरे संज्ञान में 4 तारीख को आया, जिसमें हमारी बहन ने फ़ोन किया और बताया कि जी ऐसे ऐसे बहन ने सुसाइड कर लिया है। ये बात मुझे बताई जाती है, तो मैं खुद यहाँ से 900 किलोमीटर की यात्रा करके और चंदौली पहुँचता हूँ यूपी में। उसके बाद चंदौली पहुंचने के बाद मैं जो अपनी आंखों से देखा हूं वो बता रहा हूं कि लड़की का पैर टूटा हुआ था, और कुछ तस्वीरें भी हमने वहां पे जो है सो हमारे पहुंचने से पहले मौसा जी ने लिया था। वो तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और उसके बाद जो है सो कि हम पोस्टमार्टम के बाहर खड़े रहे, और वहाँ पे कम से कम 100-125 लोगों की भीड़ उन लोगों ने, लड़के वालों ने बुला रखी थी, जिसमें कि लड़का कहीं नहीं आता है। लड़का पूरा पोस्टमार्टम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लड़के के पिताजी सारे घर वाले मौजूद हैं, लेकिन लड़का वहाँ पे मौजूद नहीं है। अंत में जब लाश देने की बात आती है, हमने कहा जी हमें एक बार जो है कि हमारे भांजे से, जो कि 2-2.5 साल का हमारा बच्चा है, उससे हमारी मुलाकात करा दो। हम कोई भी FIR कुछ भी नहीं करेंगे, हमें एक बार उसकी मुलाकात करा दी जाए। उन्होंने कहा ठीक है जी, लाश को आप हमारे सुपुर्द करो, मैं आपको बच्चे से मिलवाता हूं और आपके बच्चे आपको मैं दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी, लड़की के पति को बुलाया जाए। लड़की के पति आने के बाद आपको वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा, जिसमें वो कैसे हमें धमका रहा है, कैसे उल्टे एलिगेशन लगा रहा है, वहाँ पे चिल्ला रहा है। एक्चुअली हमारे एक मित्र ने वो वीडियो भी बनाई है, जिसमें कि वो लड़का धमकी दे रहा है। उससे हमें कुछ संदेह होता है। हमने सब कुछ करने के बाद जब भांजा से मिलने की बात करते हैं तो मिलने की कोई बात होती नहीं है। पुलिस वाले, जो कि एक का नाम संजय जी थे, SI थे, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आप थाने चलो सर, मैं आपको मिलवाता हूं। और लड़की के ससुर को साथ में संजय जी बिठाते हैं और कहते हैं मैं थाने में मिलता हूं। थाने जाने के बाद वो लड़की के पिताजी को छोड़ देते हैं। हमारी कोई भी FIR 3 तारीख की रात को, 4 की सुबह ये घटना घटती है, 5 तारीख की रात 10:30 बजे तक हम थाने में फिर बैठते रहते हैं, लेकिन हमारी FIR नहीं लिखी जाती है। क्यों नहीं लिखी जाती है? क्योंकि जो लड़की के ससुर जी हैं, हमारी बहन के ससुर जी हैं, वो पुलिस विभाग से हैं और अलीनगर थाना में वो ड्यूटी कर चुके हैं। अभी शायद बनारस में पोस्टिंग है उनकी। तो चूंकि पुलिस विभाग में है, यूपी पुलिस में ही है, तो कोई भी सुनवाई हमारी नहीं होती है। फिर हमें धमकाया जाता है वहाँ के इंस्पेक्टर के द्वारा, हमारे मौसा और मौसी को धमकाया जाता है कि जी आप दहेज हत्या के बारे में लिख रहे हो तो आपको भी सजा होगी, आपको भी जेल करेंगे। तो हमारी मौसी ने कहा कि ठीक है जी, हमारी बच्ची तो चली गई है, आप एक काम करो कि उन लोग को तो बंद नहीं कर रहे हो, मुझे ही बंद कर दो। और हम लोग थाने के बाहर कम से कम 10 लोग जो परिवार के थे, वो सारे लोग, हम लोग समझो कि थाने के बाहर ही बैठ गए कि अगर आप FIR नहीं करते हो तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इससे पहले जैसे कि एकदम से तो ये नहीं हुआ होगा जी। इससे 2-4 महीने पहले, जब शादी के कितने साल हो गए थे? शादी के 5 साल हुए हैं। 5 साल हो गए जी। 5 साल के बाद, जैसे कि 1-2 साल के बाद जी एक घटना और घटी थी। बिल्कुल बिल्कुल, जो बातचीत होती है, तो एक्चुअली क्या है, कब पता लगा आपको? जी जैसे सबसे पहले क्या था कि जब शादी के वक्त ही क्या हुआ था कि इन्होंने शादी तय की थी मौसा ने, और शादी के बाद जो भी उनकी औकात थी उस हिसाब से उन्होंने जेवर वगैरह सब कुछ अपना देने की कोशिश की। लेकिन बीच में कार्ड वार्ड छपने के बाद उसी समय नीयत तो साफ हो गई थी, क्योंकि उसी समय उन्होंने 15 लाख का डिमांड रखा, और 15 लाख का डिमांड रखा, जो कि चूंकि वो पुलिस विभाग में थे, ये अकड़ में थे, उन्होंने अपने अकाउंट में पैसा लिया है, जिसका सारा साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। 15 लाख रुपया उनकी बीवी के अकाउंट में, जो लड़की के सास हैं, लड़के में कुछ अकाउंट में, और कुछ उनके पिताजी को कैश, ये सब चीज़ें हम लोगों ने दिया है, जिसका साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। उसके बाद फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद जो है, हमारे बहन के साथ एक घटना घटती है, जिसके बारे में मुझे भी नहीं बताया जाता है, क्योंकि घटना घटने के बाद लोग क्या चाहते हैं कि घर में अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो लड़कियों को दबाया जाता है
कि जी परिवार बसाओ, परिवार बसाओ। तो एक घटना घटी थी जिसमें इसके साथ मारपीट भी हुई थी, और उस दिन मौसी जाके 15 दिन रही थी, इलाज कराई थी, और फिर समझा बुझा के उनके द्वारा आश्वस्त करने के बाद कि जी अब ये घटना नहीं होगी, ये कह के जो है सो कि वहाँ से समझा बुझा के 15 दिन रह के मौसी आई थी। ये बात मुझे अभी बताया गया। कितनी बार हुई 5 साल में से? एक बार? इस 5 साल में छोटी मोटी बातें, जैसे 1-2 बार बहन ने फ़ोन किया था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, ठीक है ना, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, फिर उसको समझा बुझा दिया जाता था। तो बीच बीच में जैसे वो पैसे का डिमांड करते थे तो 10-20 हज़ार इतनी बड़ी रकम नहीं थी। आदमी ने सोचा चलो मेरी बेटी है, घर बस रहा, इकलौती बहन थी वहाँ पे, पूरे परिवार में 3 भाई में 1 बहन थी और इकलौती थी, तो जितना हमारी औकात थी उस औकात से ज़्यादा हमने हमेशा देने की कोशिश किया है। और इस लॉकडाउन में भी उसके एक भाई सुभाष चंद्र बोस ने 20,000 रुपये अकाउंट में अभी डाला है, हाल फिलहाल में 2020 में, वो भी अकाउंट ट्रांसफर किया है जी। आप यूपी के जैसे शासन और प्रशासन, जो योगी जी साफ कहते हैं कि जो भी क्राइम करता है, जो भी माफिया के लोग हैं, यूपी छोड़ दो, तो उनको क्या कहना चाहोगे प्रशासन जी? एक तो मैं आदरणीय योगी जी से ये आग्रह करूंगा कि इस मामले में थोड़ा वो अपना ध्यान दें, और ध्यान देने के साथ अगर सच में जैसा वो बोलते हैं और ऐसा उनका नेचर है तो इसमें दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाई जाए। क्यों? क्योंकि दोषी यहाँ पे पुलिस वाले ही हैं। आज के डेट में जो मेरी छवि थी कि योगी जी ऐसे हैं, योगी जी वैसे हैं, इस घटना के बाद और यूपी जाने के बाद मेरी पूरी विचारधारा बदल गई है। मुझे तो लगता है कि योगी जी भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं, क्योंकि इतने बड़े मुख्यमंत्री जो कि इतने नामी गिरामी, जो कि जिनका नाम की प्रधानमंत्री के आने वाले लिस्ट में नाम आता है, उस व्यक्ति के राज में अगर इस तरह से निर्मम हत्या पैसों के लिए किया जाता है। जो पंखे का फोटो है वो जरूर आप लोग किनारे दिखाइएगा, जिसमें कि एक किनारे एक पत्ती में लटक के लड़की मरती है। ये तो कोई अंधा व्यक्ति भी कह सकता है कि जी ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं हो सकता है। और वो खुलेआम बिहार में घूम रहे हैं, हमारे मौसा को, उनके फैमिली को जो है खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। वहां के जो बाहुबली हैं उनसे धमकियां दिलवाई जा रही है कि आप इस केस को छोड़ दो, आप इस केस को छोड़ दो। और ये धमकियों के बाद ही मुझे मीडिया में आके ये बोलना पड़ा। कल रात में मैंने फेसबुक पे भी डाला, तो मेरी वाइफ भी मना कर रही थी कि नहीं आप मतलब कि मीडिया में जाओगे तो दिक्कत है। तो मैं कहता हूं कौन जीने के लिए आया है? मरना सबको एक दिन है। अगर मेरे मिली अभी तक? मुझे डायरेक्टली उस दिन धमकी मिली थी जब मैं पोस्टमार्टम के बाहर था कि दिल्ली में मेरे बहुत लोग हैं, आपको मरवा दूंगा। तो खुदा न खास्ते अगर कभी ऐसी घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार भी वो होंगे। चूंकि मुझे इसलिए डर नहीं है कि मुझे दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा है जी, और यहाँ पे तो 100 नंबर डायल करते के साथ 2 मिनट में पुलिस आती है। दूसरी बात, मैं घर से कोर्ट और कोर्ट से घर मैक्सिमम जाता हूँ। कोर्ट में भी मैं अपना सुरक्षा महसूस करता हूँ। दिल्ली में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन योगी जी जैसे कहते हैं मैं एक हाथ में माला एक हाथ में भाला रखता हूँ, तो क्या माला को आपने साइड कर दिया है? क्या पुलिस वालों के हाथ में भाला दे दिया है आपने कि सबको भोगते रहो? चूंकि उनकी इतनी हिम्मत इसलिए बढ़ गई है जी क्योंकि वो पुलिस विभाग से हैं। एक बात बताओ कि FIR किसी तरीके से हमने दर्ज कर दिया जिसमें 6 लोग फरार हैं। वो व्यक्ति फरार है जो पुलिस विभाग में था, नौकरी कर रहा था, और पुलिस विभाग को पता नहीं चलता है। ये पुलिस विभाग तो कहीं ना कहीं पुलिस की गुंडागर्दी, कहीं पुलिस की गुंडागर्दी। जब FIR के टाइम में वो कह रहे हैं, डायरेक्टली कह रहे हैं कि जी आपको भी सजा हो सकती है। व्हाट इज दिस? इसका मतलब है कि आप अगर थाने गए तो पुलिस वाले उल्टा आपको ही डरा रहे हैं। डराने की पूरी कोशिश की है। अगर वहां पे मैं था, एक और वकील साहब हमारे थे जो कि रिश्तेदारी थे, नवादा से आए थे, अगर हम दोनों व्यक्ति वहां ना होते, हम संयमित रूप से नहीं रहते, हम कानून की जानकारी अगर हमें नहीं होती, तो शायद हमारा FIR भी नहीं लिखा जाता जैसे तैसे। और इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम के बाहर की घटना बताता हूं, वो भी वीडियो है। मजिस्ट्रेट साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब से मैंने कहा कि सर मुझे केवल एक चीज़ चाहिए। हाथ जोड़ के मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे इसकी जांच ठीक से कराई जाए, जो पोस्टमार्टम की जांच है। उन्होंने दिखावे में 3 डॉक्टर का पैनल लाया। उनमें से एक डॉक्टर साहब ने मेरे मौसा जी को बोला कि जी ये तो देखते के साथ मर्डर लग रहा है। और मुझे संदेह है, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन मुझे पूरा संदेह है कि जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें नहीं दी गई, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला जाएगा और गलत तरीके से इसको पेश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रशासन उनका, पुलिस उनकी, और पूरा का पूरा मेरे पास वीडियो है कि जो पुलिस वाले वहां पे निगरानी में थे, सारे लोग उन लोगों के साथ चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे और हाई कर रहे थे, ठहाके लगा रहे थे मुजरिमों के साथ। क्योंकि उससे ये देखने को लगता है कि पूरा का पूरा प्रशासन उनके साथ मिला हुआ था। जब मैंने मजिस्ट्रेट साहब से पूछा, जो भी वहाँ पे थे, मैंने कहा जनाब क्या आपने मेरी बहन को लटके हुए देखा है? बोले नहीं, मेरे आने से पहले ये पुलिस वाले आए थे, संजय जी नाम है उनका शायद। तो
मैंने कहा आपने लटके हुए, मेरी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा मैंने लटके हुए नहीं देखा। मैंने कहा जी ठीक है, आपकी बात अब खत्म करते हैं। मैं कहा पहले कौन देखा था, किस पुलिस वाले को बुलाया गया था? बोले जी ये संजय जी थे। मैं वो भी संयोग से वहीं थे, वो भी वीडियो है मेरे पास, जो ये मजिस्ट्रेट साहब से मेरी बात हो रही है। उन्होंने कहा, मैंने कहा संजय जी क्या आपने मेरी बहन को लटके हुए देखा था फंदे से? नहीं जी मैंने तो लटके हुए नहीं देखा था, लटके हुए तो उन्होंने, मतलब ये स्पष्ट नहीं किया गया। उनके ससुर मेरे पैर पकड़ते हैं, मुझे मार लो, मुझे पीट लो। जब मैं गुस्सा हुआ हूँ, जब मुझे मारने के लिए लोग बढ़े, मैंने अपना बचाव किया, तो मैंने उनके ससुर जी से केवल एक सवाल किया, सर ये बता दो मुझे, क्या आपको लगता है कि जो हुआ वो उचित हुआ? आप ये बता दो कि मेरी बहन की गलती क्या थी। और उसमें रात में एक और बहुत अहम मुद्दा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उस दिन रात में एक दरोगा का फॉर्म भरती है हमारी बहन, जिसके लिए उनके परिवार वाले उनको पैसा नहीं देते हैं। हमारी बहन फ़ोन करती है मौसा को और ये कहती है कि हम एक फॉर्म भरना चाहते हैं दरोगा का, मैं दरोगा में भर्ती करवाना चाहती हूँ अपना। तो मौसा ने कहा कितना पैसा लगेगा? 9-10 हज़ार रुपये के करीब लगा। उन्होंने रात में फॉर्म भरा है, उसका भी स्लिप है हमारे पास। रात में जो लड़की फॉर्म भर रही है अपने मायके से पैसा लेके और भरवा रही है, क्या वो सुबह आत्महत्या कर लेगी? ऐसी तो कोई वजह मुझे नहीं लगती है। दूसरी बात, इस लड़की, इसमें एक एंगल और है, जो लड़का है उसका ट्रायंगल है जी। ट्रायंगल ये है कि कोई लड़की थी, उसने लखनऊ से या कहीं से, यादव कोई है, वो लड़की ने फ़ोन किया और कहा जी मेरे जानू का बेटा है, मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपने रास्ते से हटवा दूंगी और वो जानू का बेटा मेरा हो जाएगा और मैं तुम्हारी जगह लूंगी। मतलब कहीं ना कहीं उसके फ़ोन रिकॉर्ड को और उसको खंगाला जाए तो किसी लड़की का भी एंगल आएगा, और दहेज का एंगल तो है ही है कि पैसा जब तक मिलता रहा तब तक ठीक है। तो अब ये बहुत ही जांच का विषय है कि इसका मर्डर क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी, जब मैंने पूछा कि कोई भी एक कारण बताओ कि इसने क्यों सुसाइड किया, कोई भी स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। दूसरी बात, भांजे से मिलवाने में, चूंकि वो बच्चा 2-2.5 साल का है, उसने हो सकता है मर्डर होते हुए देखा हो, तो वो तत्काल अपनी नानी को कुछ ना कुछ बता देता। इस कारण से पुलिस वाले ने धोखे में रखा। 2 मिनट के लिए भी हमारे भांजे को हमसे नहीं मिलवाया गया कि 1 महीने 2 महीने बाद मिलवाएंगे तो बच्चा सब कुछ भूल जाएगा। ये इस कारण से मैं मजबूर होकर धरना देके और FIR दर्ज करानी पड़ी सर जी। और इसमें ये कहना है, जो कि आपने देखा है पंखा और बॉडी जी, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है जी, क्या आपको लगता है कि इसमें देख करके कि ये सुसाइड सर है? चूंकि मैं एडवोकेट हूँ, ये तस्वीर मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ जो कि ढंग से दिख नहीं पाएगा, ठीक है ना। ये पंखा, ये एक बार गौर से कोई भी व्यक्ति देखेंगे, और ये फोटो ये अलग से भी लेके दिखा देंगे, इसमें आप देखना कि कहीं भी पंखुड़ी मुड़ी हुई नहीं है, और सिंगल पंखुड़ी में इसको लाया जाता है, और जिस पे ये लड़की खड़ी है वो टब है। ये कोई भी एक अंधे व्यक्ति को, लेमैन को भी पता चलेगा कि ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। इतना ही नहीं, मौसा जब पहुंचे हैं तो उसका पैर टूटा हुआ है। अब जिसका जिक्र पोस्टमार्टम में आता है या नहीं आता है, कोई व्यक्ति सुसाइड करेगा तो उसका पैर नहीं टूटेगा। तीसरी बात कि उसके नाक से खून निकला हो, तो जो हमने देखा यहाँ पे सूजन थी, कोई भी। तीसरी बात, जहां तक हमें आइडिया है कि मल और मूत्र निकल जाते हैं सुसाइड के टाइम पे, ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी। तो इन सब चीजों से हमें डाउट हुआ, और ये डाउट होने के बाद हमने इस पे कार्रवाई की है। और एक बार हाथ जोड़ के फिर से योगी जी से निवेदन है कि इसे जंगल राज ना बनाए, यूपी को, पुलिस को इतनी छूट ना दें कि किसी का भी एनकाउंटर कर दे, किसी को भी मार दे, और चूंकि वो प्रशासन में है तो वो कुछ भी मनमानी करने को आजाद हो जाए। और अगर ऐसा करेंगे तो योगी जी कभी किसी का राज नहीं रहा है, और इस तरह की वारदात होते रही तो आपका भी तख्ता पलट होते हुए देर नहीं होगी। तो मैं अभी तो निवेदन कर रहा हूं, और इस बात को आप मीडिया वालों से आग्रह है कि जस्टिस फॉर खुशबू में आप लोग सब लोग साथ दो। सारी जनता से निवेदन है कि केवल एक सेलिब्रिटी का साथ मत दो, एक गरीब लड़की का भी साथ दो। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए आपने बहुत कुछ किया है, जस्टिस फॉर खुशबू के लिए भी कुछ करें, क्योंकि जब तक पब्लिक और जब तक लोकल लोग, निर्भया के लिए आपने किया, उनको इंसाफ मिला, उसी तरीके से जब तक पब्लिक का एक मूवमेंट अगर बनता है और पब्लिक चाह ले तो किसी भी दोषी को सजा दिलाने के लिए पब्लिक काफी है, सफिशिएंट है। इसलिए मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, पब्लिक पे भरोसा है। पब्लिक से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, इतना शेयर करें कि प्रशासन की, DGP साहब की, SP साहब की, जो कि SP साहब भी इसमें उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, चंदौली के SP, मैंने उनसे मिला तो मुझे ये बात कहते हैं SP साहब, सुसाइड तो खड़े खड़े भी हो सकता है। बिल्कुल जनाब, मैं इस वीडियो के माध्यम से SP साहब बताता हूं कि आपने मेरी बेइज्जती की अपने ऑफिस में, और आपने कहा कि खड़े खड़े वो सुसाइड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप बताओ ना कि खड़े खड़े इसने सुसाइड किया है। आप ये क्यों बता रहे हो कि पंखे में लटक के सुसाइड किया है?
दोनों बातों में अंतर है। मुझे वकालत नहीं आती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं एसपी साहब कि अगर इसकी जांच होगी तो आपको एसपी गिरी आती है कि नहीं आती है। अभी बहुत सारे कप्तान, 3 कप्तान जो कि एसपी को कप्तान कहा जाता है यूपी में, उनके ऊपर बहुत सारे धाराएं लगी हुई हैं। 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। तो ऐसा ना हो कि कहीं आपके ऊपर सस्पेंशन की बारी ना आ जाए। अगर आपको डर है तो हो सकता है आप इस केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग करें। मैं बिल्कुल मांग करूंगा जी, क्योंकि वहां डर ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि कभी भी घटना घट सकती है उनके साथ। और इतना ही नहीं, दिल्ली अगर ये, मैं तो पूरा मांग करूंगा, और अगर 1-2 डेट होती है या पहले भी मांग करूंगा कि अगर ये पॉसिबल है और सरकार न्याय चाहती है और वहां पे ऐसे अगर वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल इसको दिल्ली को सौंप दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में न्याय व्यवस्था कम से कम दुरुस्त है। इस बात को मैं पुष्टि करता हूं। ये अपना मेरा विचार है। अच्छा, हम आपसे एक बात और क्या पूछना चाहते हैं जी। कि जो इनके पेरेंट्स हैं जी, मदर, फादर जी, या कोई और, जी, क्या उनसे अभी हमारी फोन लाइन पे कोई बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। तो आप हमें नंबर बताइए, हम मिलाते हैं आपका, या आप जी, मिला के हमें दीजिए। मैं मिला देता हूं। हाँ। कारण कि इसमें सेव है नंबर, आपको हाँ। डायल, ये मौसा जी का नंबर ये रहा, ये मैंने डायल कर दिया। हाँ जी। जी, हेलो। हेलो। हाँ मौसा, प्रणाम। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, हम न्यूज़ चैनल में बैठे हुए हैं, एक बार ये बात करेंगे सर आपसे। मैं एनएसपी न्यूज से बोल रहा हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? अच्छा, हम आपसे ये जानकारी चाहते हैं कि जो आपके जो बेटी थी उसके साथ जो वाकया हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, जिसकी हम मतलब हर तरह से कंडम करते हैं। बट हम आपसे अभी ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी बेटी ने आपको फ़ोन किया था इस क्राइम के होने से पहले? सर, 3 तारीख को रात में हम सामन में बात किए थे बच्ची से, अपने बच्ची से। उसका दरोगा का फॉर्म हम भरवाए थे और उसी के संबंध में हम उससे पूछताछ किए, पूछताछ करके फॉर्म भरवा दिए। और सुबह 8 बजे जब हम कॉल करते हैं उस नंबर पर तो कोई रिसीव नहीं करता है। अच्छा। उसके बाद फिर दूसरा नंबर था एक और बिहार का नंबर, दोनों था बिहार का नंबर, एक बीएसएनएल का एक एयरटेल का। बीएसएनएल के नंबर पर भी कॉल किए तो कोई रिसीव नहीं किया। अच्छा। 8 बजे सुबह की बात है, 4 तारीख। और जब 12:39 हुआ तो अली नगर से दरोगा फोन किया कि आपकी बच्ची फांसी लगा करके मर गई है। मतलब आपको पुलिस थाना में है। अच्छा। और घर परिवार का किसी का फोन नहीं आया। वो लोग 6 सदस्य था उस घर में। हाँ। लेकिन एक बोली लगा के 7 सदस्य था। 7 में से कोई नहीं फोन किया आज के डेट तक। यहाँ आपका बेटी मर गई है। ओके, तो आपने उसके बाद क्या किया? उसके बाद उसने जब ये बात कहा, दरोगा का नाम था जोगेंद्र प्रसाद। जोगेंद्र प्रसाद को हम ये कहे कि हम यहाँ से तुरंत गाड़ी रिजर्व करके हम आ रहे हैं। 8 से 9 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में, 400 किलोमीटर दूरी है। इसलिए 8 से 9 घंटा के आसपास लगेगा, हम पहुँच जाएंगे। क्योंकि जाम मिलता है, टोल फ्री जो होता है वो पैसा सुनता है, तो क्यों कौन सी बोलते हैं सर रोड पर? टोल टैक्स वाले हैं। टोल टैक्स सर के निकट जाम ताम रहेगा सर तो 8-9 घंटा से कम नहीं लगेगा। हम आ रहे हैं, लेकिन मेरा बच्ची का लाश जहाँ है वहीं रहने दीजिए। हाँ। और उसकी सुरक्षा कीजिए। जब तक हम नहीं वहाँ आते हैं तब तक आप लोग को सुरक्षा करना है। वो लाश हिलना नहीं चाहिए, जहाँ है वहीं रहना चाहिए। अच्छा, और इससे पहले भी मारपीट की घटनाएं आपको आपकी बेटी ने बताई होंगी कि नहीं बताई? हाँ, बताई थी तो जा करके हम समझौता कर दिए थे। और मैंने उस समय मान गया और ठीक ठाक रहा, 1-2 महीना। फिर प्रताड़ित करने लगा, फिर पैसे की मांग करने लगा। अच्छा। कभी 20,000 मांगे, कभी 25,000 मांगे, कभी 10,000 मांगे। इस तरह से मांगना शुरू कर दिया। हम देना भी शुरू कर दिए कि चलो 10-20,000 रुपये मांग रहा है तो क्या है, ले लो, बेटी में दे रहे हैं, हटाओ, बेटी बस तो जाएगी। तो बेटी को एक लड़का हुआ 3 साल का है, वो 3 साल का लड़का को भी फरार लेकर के भागे हुए है।
अच्छा। और लड़का बोलता है, लड़का को अगर पूछा जाएगा जसमीर गवाह बन जाएगा, वो बोलता है और बहुत माने अनुकरण के लिए रहता है, याद रखता है हर चीज का। वो बता देगा कि कौन कौन मारा है मेरे बच्ची को। इसलिए उस लड़का को मैंने ले करके भागल है। घर पर जब हम पहुंचे रात्रि 4 तारीख को रात में पहुंचे हम 1:30 बजे। 3 बजे हम यहाँ से चले थे पकड़ी बरामद से। 1:30 बजे हम वहाँ पहुंचे घटनास्थल पर। तो थाना में खोजे लाश, तो बोला कि यहाँ लाश तो कोई नहीं है। अच्छा, थाने वाले ने बोला आपको कोई लाश नहीं है? जी, थानेदार वहाँ का जो था वो बोला कि यहाँ कोई लाश वास नहीं है। कहाँ से आप लोग आए हैं? तो हम तो बिहार से आए हैं, इस नंबर से कॉल आया है। अपने आप को बता रहा था कि हम दरोगा हैं, हम दरोगा बोल रहे हैं। तो बस उस नंबर पर कॉल करके पूछिए कि कहाँ लाश है। तो उस नंबर पर थाने में बैठ करके पूछे तो बताया कि आपका जो समधी का घर है, आप वहाँ चले आइए, यही सब पुलिस फोर्स खड़ा है आपके निकट, आप जल्द से यहाँ पहुँच जाइए। अच्छा। फिर वहाँ से गाड़ी हम बैठे और चले गए समधी के घर। समधी के घर गए तो देखते हैं कि समधी के घर में कोई घर परिवार कोई नहीं है। अच्छा, सफर अगल बगल वाला 5-7 गो औरत बैठल थी और बाहरी माने मर्द नहीं कोई था, औरत थी बैठी हुई। और उस जिस रूम में मेरा बच्ची मरी पड़ी हुई थी बेड पर, तो हम वहाँ उस रूम घुसे तो देखते हैं कि उसमें 5-6 गो लेडीज पुलिस है और 7-8 गो जेंट्स पुलिस खड़ी है उस जगह। तो हम जाते के साथ सबसे पहले पूछे कि फांसी किस चीज में लटकाया गया, तो ऊपर देखिए पंखा में लटक के मरी है। हम पंखा का फोटो ले लिए। पंखा के डायना में चुनरी उसका जो था ओढ़नी को फाड़ करके ऐसे ही डायना में बांध दिया है। वो हम भी देख रहे हैं कि वो कैसे बंधा हुआ है उसके अंदर, और वो हमें भी दिख रहा है कि सुसाइड है या मर्डर है। अच्छा, अब एक बात बताइए आप हमें, पुलिस प्रशासन से आपको कैसा मतलब क्या मिला, किस तरह का बर्ताव मिला? पुलिस वो जो समधी हमारा विनोद सिंह है, वो वहाँ का बनारस रेलवे कैंट में वो ड्यूटी करता है, वो पुलिस विभाग में है। मतलब आपके जो समधी जी हैं वो ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं? जी जी। अच्छा, छोटा दरोगा है वो। अच्छा 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 अच्छा। तो पुलिस महकमे जितना है, पुलिस महकमे को छोटा माने पदाधिकारी जैसे DSP SP तक मतलब वो कंट्रोल कैले है, मिले है। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि पुलिस महकमा जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा? नहीं, माने भीतरी सपोर्ट उसको कर रहा है, बाहरी सपोर्ट मतलब दिखावे में आपको सपोर्ट कर रहा है। कोई आपको सपोर्ट नाम का चीजें नहीं है। आपको धमकाया? अच्छा, आपको धमकियां भी आ रही हैं? जी, आपको धमकियां भी आ रही हैं मारने की? हाँ, वो धमकी तो बोला तुम क्या करेगा, गिर जाएगा, तो हम उसका भी पिटीशन लिख करके DSP साहब को दे दिया है। अच्छा, एप्लीकेशन लिख करके आपने दिया है DSP साहब को? हाँ, DSP साहब को लिख करके दे दिया है कि फलाना आदमी का ये नंबर है, देखिए सर वो धमकी दे रहा है, तो बल पिटीशन लिख करके दे दीजिए। तो ये एप्लीकेशन लिख करके दे दिए। अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हमारा कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर। वो जो अरेस्टिंग हुआ रात में केस किए, सुबह में अरेस्टिंग एक मैंने दामाद जो था उसको अरेस्ट करके बंद कर दिया है। और बाकी 5 फरार घूम रहा है बिहार खुलेआम। अच्छा, बिहार में, लेकिन उसको कोई अरेस्टिंग नहीं कर रहा है। अच्छा, और कहता और बोलता है, धमकी देता है क्या कि कैसे केस लड़ने के लिए जाएगा यूपी, रास्ते में तो खत्म कर देंगे, ऐसा बात बोलता है। अच्छा, ऐसा बोलते हैं, मतलब इतने जो उनके इरादे इतने बुलंद हैं? जी, इतना बुलंद है। अच्छा, कि वो आपको कोर्ट नहीं जाने देंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे, आपको जान से मार देंगे? जी, इस चीज को हमने एप्लीकेशन लिख करके योगी सरकार को भेज दिए हैं, DGP को भेज दिए हैं, IG को भेज दिए हैं, ये सब लोग को फाइल रजिस्ट्री कर चुके हैं। अच्छा, और SP साहब के यहाँ भी जा करके एप्लीकेशन दे दिए कि हमारे बच्चा को भी जान का खतरा है, सब मार देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मेरा नाती को तुरंत मुझे दिया जाए।
लेकिन कोई सुनवाई नहीं सर, खाली मट्टी के अमरूद बन करके बैठा हुआ है, कुछ करता धरता नहीं है। डीएसपी साहब को फोन करते हैं तो कहते हैं कि ठीक है हम देख रहे हैं, हम कुर्की करवा रहे हैं, तो कभी कहते हैं कि हम अरेस्टिंग करवा रहे हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, हमारा जो एनएसपी न्यूज़ चैनल है आपके साथ खड़ा है और आपके हक की लड़ाई हम साथ मिलकर लड़ेंगे। जैसे एक दिल्ली के अंदर केस हुआ था, उसके अंदर भी इस तरह का ही कुछ कहीं ना कहीं आता था, उसको भी सज़ा हुई, तो इन लोगों को भी ज़रूर सज़ा होगी। कानून सबके लिए एक है। झूठ कानून दबता है सच के ऊपर, लेकिन सच हमेशा ऊपर रहता है। कोई बात नहीं। सर हम पूछे, पुलिस को हमने पूछा कि सर लास्ट जब फांसी लगे था तो इसने फांसी पर से खोला है इसको। सर ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आप हम वो सारी चीज़ें आपको चैनल में दिखाएंगे। एक फोटो और भी नहीं है एक अच्छा हाँ, ये सबसे बड़ी बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक भी फोटो लटकी हुई किसी ने नहीं ली? किसी ने नहीं ली। ये लटकल है ये नहीं था, वो तो बेड पर सोई हुई है। हाँ, हम वही जानना चाहते हैं। सबसे मेन वो क्वेश्चन हमारे से पूछने वाला ये था कि किसी ने भी, पुलिस प्रशासन ने या जिसने दरवाज़ा खोला उसने, क्योंकि जब सुसाइड का होता है तो पता है कि उस बॉडी को जब तक पुलिस आकर के एक मुआयना ना करे, फोरेंसिक लैब वाले आके एक मुआयना ना करे, तब तक उसको टच नहीं किया जाता। दरवाजा टूटता है लेकिन दरवाजे को कोई नुकसान नहीं होता है। दरवाजा टूटता है, आपने दरवाजे का नुकसान देखा? कोई नुकसान नहीं है दरवाजे में। बताओ। दरवाजा का भी फोटो हम लिए हुए हैं सर, हम हर एंगल से हर फोटो लिए हुए हैं, उस पूरे रूम का पूरा फोटो मेरे पास है। तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जरा सा खरोच नहीं है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी फोटोग्राफ्स आपके पास हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सेंड कर दें, और वो एफआईआर भी जो आपने कराई है वो भी हमें सेंड कर दें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से और ये सारी चीज़ें यूपी पुलिस, यूपी के डीएसपी, एसपी और यूपी के जो सीएम साहब, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन तक हम अपनी ये जो गुहार हैं वो भेज सकें। इसी नंबर पर भेज देंगे। हाँ जी। वकील साहब के पास तो है, एफआईआर कॉपी है उसके पास। तो कोई बात नहीं, जो है इनके पास वो तो हम इनसे ले लेंगे, जो नहीं है वो आप हमें भेज दीजिएगा। जी अच्छा, ठीक है जी। और आपके हक की लड़ाई हम जरूर मिलकर साथ में लड़ेंगे। पूरा देश आपके साथ है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ लड़ेगा। ये केस मिलता जुलता है सुशांत शर्मा के तरह। कोई हाँ, हम वो देख रहे हैं, वो सेलिब्रिटी है इसलिए उसकी सुनवाई है, और ये एक आम आदमी है इसलिए इसकी सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं होगा। कानून सबके लिए समान है और हमें कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। क्योंकि कानून की नज़रों में क्या अमीर और क्या गरीब, सब एक समान है। कुछ टाइम के लिए ज़रूर झूठ हावी है, लेकिन कुछ टाइम बाद झूठ और सच दोनों का पता लगेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। उसी तरह से सर शादी में भी जब कार्ड उड़ बांट दिए थे, तब वो रोक दिया शादी, कही केवल नहीं इतना रुपया हमको दीजिए तब मैंने हम शादी करेंगे। समझ गए। हम उतना रुपया देना पड़ा मजबूरन बेइज्जती के कारण। ले लो, हाँ, वो भी वकील साहब ने हमें बताया। आपके अकाउंट के ट्रांजैक्शन भी हम जरूर दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आपने कैसे उनको पैसे दिए और क्या क्या किया, मतलब वो सारी चीज़ें हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। वो बैंक का स्टेटस ले करके निकाल करके डीएसपी साहब को ले जा करके दिए हैं सर। हाँ नहीं, ठीक बात है। पेन ड्राइव में शादी का जो पैकेट था उससे हम पेन ड्राइव में करके और पेन ड्राइव वहाँ जिम्मा लगाए हैं डीएसपी साहब को। नौवा ब्राह्मण जो था उसको ले जा करके यहाँ से सर यूपी, बिहार से यूपी जाने में 10-12 हजार रुपया लगता है सर, गाड़ी रिजर्व करके जाना वाना। अरे हम समझ रहे हैं आपकी बात, हम समझ रहे हैं। तो हम सब लेकर के जा करके नौवा ब्राह्मण से फरमान भी दिलवा दिए, नहीं ठीक बात, कुछ कर दिए, लेकिन अभी तक एक अरेस्टिंग नहीं हुआ है सर। नहीं, हम इस पे पूरा देख रहे हैं और हम इसको टाइम टू टाइम दिखाते रहेंगे, और जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके साथ लड़ेंगे। धन्यवाद जी।